ब्रह्मपुत्र नदी है और ये नदी पर आलिशान क्रूज है और यहाँ पर एक हाई वोल्टेज शुद्ध पॉलिटिकल इंटरव्यू की तैयारी चल रही है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। यहाँ जो बातें होंगी वो कल हेडलाइन बनेंगी, विपक्ष का सिरदर्द बनेंगी और सोशल मीडिया की गर्मी बढ़ाएंगी। इस इंटरव्यू को सिर्फ आप नहीं देख रहे हैं, बल्कि आपके साथ साथ टीएमसी से लेकर कांग्रेस देख रही है, अरविंद केजरीवाल से लेकर ओवैसी देख रहे हैं। यहां पर जो आने वाले हैं वो हैं बीजेपी के नए पोस्टर बॉय। वो हिंदुत्व का नया चेहरा बनते जा रहे हैं। उनके बयान तीरों की तरह विरोधियों को चुभते हैं। एक ऐसे नेता जो अपनी सरकार बनाने और दूसरों की गिराने की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं। हम स्वागत कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का। स्वागत है सर, प्लीज वेलकम। इट्स सच एन ऑनर सर। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू असम। इससे पहले कि आप अरविंद केजरीवाल के घर पर चाय पीने जाएं, हम यहाँ गुवाहाटी में आपके साथ चाय पीने आ गए। नहीं, बहुत अच्छा किया है और खास करके ये बिहू का समय है। अभी असम का मूड ही वेलकमिंग मूड है। मतलब आज असम में किसी का दुश्मन आए, शायद जो भी आए, ये नेक्स्ट 1 मंथ तक लोगों का मूड वेलकमिंग ही रहेगा। तो मैं राहुल गांधी, ओवैसी और बाकी लोगों की केजरीवाल की बात बाद में करूंगा, लेकिन स्वागत में आपके हमने जो बातें कही थी उसमें हमने बोला था कि आप बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं, आप कमल क्रांति के हीरो हैं और हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे हैं। ये सब बातें ठीक है ना? मेरा लगता है कि बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव का ज़रूरत नहीं है। बीजेपी का मैं कार्यकर्ता हूँ, यही सबसे अच्छा आइडेंटिटी है। इससे ज़्यादा आइडेंटिटी से कोई काम नहीं चलता है। अच्छा कार्यकर्ता बने, यही सबसे बड़ा आइडेंटिटी है। अभी आपने बोला कि अभी तो दुश्मन भी आए तो भी स्वागत है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा कि राहुल गांधी आपके पीछे पड़े या आप राहुल गांधी के पीछे पड़े? देखिए, बात ऐसा है, राहुल गांधी भी मेरा पीछे नहीं ही, मैं भी राहुल गांधी का पीछे नहीं हूँ। लेकिन राहुल गांधी का पीछे जो लोग हैं, जो ज़बरदस्ती जो काम नहीं होता है वो काम करवाने के लिए कोशिश करता है, हम लोग उनका पीछे है। मतलब एक बैट्समैन है, उनसे नहीं होता है, वो जीरो ही मारेगा, फिर भी आप लोग बार बार उतार देता है। तो उसी लोगों को समझाने का कोशिश होता है, भाई ये नहीं चलेगा, दूसरा कोई लाओ। तो वो कौन लोग हैं सर? ये जो जेएनयू एएनयू जो सारे जो आप जिसको सेकुलर बोलने से वो लोग को खुशी लगता है, जो वही लोग जो है। राहुल गांधी ने अभी एक ट्वीट किया था अडानी को लेकर के और उसमें आपका भी नाम था। देखिए, मैं तो अडानी को जानते भी नहीं हूँ और अगर असम आते थे तो मैं कुछ करने भी देता था, लेकिन असम नहीं आया है और आगे भी आने से तो असम इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा तो मेरा खुशी ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूँ या जो व्यक्ति का असम में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनका साथ मेरा नाम लगाना मतलब यही है कि आप बार बार असम में आते रहो, मैं तो कोर्ट जाऊँगा। अच्छा, आपने कहा कि आप कोर्ट जाएंगे। हाँ, मैं बिहू का समय में सब करने के अच्छा नहीं लगता है। बिहू जाए फिर मैं उनको कोर्ट से बुलाऊंगा। हमने सुना है कि आपने ये भी कहा है कि आप मानहानि का दावा करेंगे और वो कहते हैं कि मैं गांधी हूँ, सावरकर नहीं हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा। देखिए, ये सावरकर का साथ अपने आप को कंपेयर करना, आप कहाँ हो? आप तुगलक लैंड, जनपथ लैंड, दून स्कूल, फिर प्रधानमंत्री जी का बेटा, आपका जो पूरा जीवन से आज तक आप गोल्डन स्पून में ही है। और कहाँ सावरकर 26 साल अंडमान में काला कुठरी में कंपेयर होता है? अगर मैं कंपेयर कर लेता हूँ कि महात्मा गांधी ये कर सकता है, मैं नहीं करूँगा, कि ये कंपैरिजन होता है। आप जो बात कह रहे हैं, क्या सावरकर को उस हिसाब से भारत रत्न मिलना चाहिए? सावरकर को भारत रत्न क्यों? सावरकर तो सबका हृदय में ही है। सावरकर ने जो एक नव युग का निर्माण किया, वही युग का तो हम लोग सिपाही है। आज तो सब घर घर में सावरकर है।
अच्छा, एक क्योंकि अब ये बात सब घर में सावरकर है, भारत रत्न से ऊपर का सम्मान उनका पास है आज। पर जितने नेता रहे उनको कोई ना कोई सम्मान मिला, सावरकर से फिर क्यों बचने देखिए, की? सावरकर को देश का लोग या जो भी सरकार था सम्मान देना चाहिए था। हाँ, लोगों ने, सरकार ने नहीं दिया, लोगों ने अपना हृदय में सम्मान दे दिया। असम सरकार देगी? देखिए, हम बहुत छोटा प्रदेश है, मैं एक हिमालय को मैं यहाँ से कहाँ सम्मानित करूँगा, लेकिन यही है, मेरा हृदय में सावरकर है। अच्छा, अगर मैं बात करूं राहुल गांधी की, तो शरद पवार जो हैं उन्होंने एक बात कही कि ये जेपीसी वीपीसी की बात उन्होंने कहा ठीक नहीं है। क्या शरद पवार और बीजेपी की कुछ दोस्ती हो रही है और क्या इसके पीछे भी आप हैं? मैं इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन इफ यू आर प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन, 9 महीना का पार्लियामेंट का समय है, कोई जो लोग एक मिनिमम कुछ जानते हैं संसदीय रूल कला का बारे में, क्या वो जेपीसी डिमांड करेगा? एक जेपीसी बैठाने से लोकसभा का सदस्य होगा, लोकसभा का चुनाव है फरवरी में। आप जेपीसी डिमांड करने का मतलब क्या है? जेपीसी में आपका सदस्य रहेगा, चुनाव का पहले आप किसी से डील करेगा, यही तो जेपीसी है ना। और क्या है, आप सीधा बात बताइए। आपको तो जब स्वयं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने संज्ञान लिया, चीफ जस्टिस इतना टफ वर्ड कोर्ट में बोला, फिर भी आपको अपना पक्ष रखना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आप एक पार्टी बन जाओ। लेकिन फिर भी आप जानते हो कि दिस इज अ 4th ईयर्स ऑफ पार्लियामेंट, आगे जाके पार्लियामेंट का कार्यकाल खत्म होना है, लोग चुनाव में जाना है, फिर चुनाव का खर्चा किसी से ब्लैकमेल से अगर लेना नहीं है, तब आप क्यों जेपीसी का डिमांड करेगा? हम तो इतना ही जानता हूं कि आपको किसी से पैसा उगाना है, इसीलिए आप जेपीसी बोल रहे हैं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का ऊपर कोई संस्था, इंडिपेंडेंट संस्था भारत में है क्या? आप राहुल गांधी को कोर्ट ले जाना चाहते हैं। अभी पिछली बार कोर्ट में गए थे तो उनकी सदस्यता चली गई, घर जाने वाला है। इस बार कोर्ट में बुला के आप क्या लेना चाहते हैं? देखिए, मैं खुद बोला ना, राहुल गांधी से एक्चुअली बहुत लड़ना नहीं चाहिए। इसलिए वो तो क्या है, एक आप शतरंज का मोहर जैसा है, उनका क्या है, पीछे वाला जो सोच का व्यक्ति लोग है उनका साथ ही हमारा लड़ाई है। राहुल गांधी क्या है, कुछ भी, मतलब आप कभी 2 व्यक्ति आप लोग बैठ के बातचीत करो, राहुल गांधी क्या है आपका ही आइडिया हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज कोट करूंगा यहाँ पर। गुलाम नबी आजाद ने अपनी आत्मकथा में आपका राहुल से जुड़ा एक किस्सा लिखा है, आजाद जो उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने राहुल से कहा कि हेमंता असम के बड़े नेता हैं और पार्टी छोड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा जाने दो। ये देखिए, राहुल गांधी ऐसा है, वो दिन बोला जाने दो, मुझको भी बोला, सो हुआ, लेकिन जो एक्चुअली जो दिन में गया, वो दिन 4 बार मुझको फोन किया कि आप मत ज्वाइन कीजिए, आपका जो भी है मैं कर दूंगा। लेकिन तब बोला, साहब, आई एम रिसीविंग योर कॉल एट द रेसिडेंस ऑफ अमित शाह जी, हाउ कैन आई गो बैक नाउ? तो ये लोगों का कोई प्रिंसिपल नहीं है, जाने दो भी अगर एक प्रिंसिपल हो जाता था तो ठीक। लेकिन मुझे एक बात बताइए, लोग पूछते हैं कि ऐसा हो क्या गया कि एक जमाने में हेमंता बिस्वा शर्मा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए जी जान से काम करते थे, वो आज कहने लगे हैं कि उनके पास राहुल के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। पहला बात, कोई हेमंत बिस्वा शर्मा, राहुल और सोनिया के लिए काम नहीं किया। हम तो असम के लिए काम किया, हम देश के लिए काम किया। इस एक कांग्रेस वाला लोग एक डेफिनेशन निकाल दिया कि आप गांधी फैमिली है, कांग्रेस इज गांधी फैमिली। ये क्या कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट हो गया है क्या? अब बार बार बोलता है आप गांधी फैमिली को बिट्रे क्या? अरे मैं 1000 फैमिली को बिट्रे करूंगा, उसमें क्या है? काम है देश को गद्दार मत करो। लेकिन कांग्रेस ही गांधी है, वो क्या एडॉप्शन हो गया क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? हेमंता जी, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपने एक ट्वीट दिखाकर, कांग्रेस आपके पुराने ट्वीट दिखाती है और वो कहती है 24 सितंबर 2010 को आपने एक ट्वीट किया था, उसमें आपने लिखा एक समय आएगा जब राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे, होना चाहिए। आंसू के लोग उनसे अपॉइंटमेंट लेकर दिल्ली में जाना होगा। 19 जुलाई 2013 को आपने एक ट्वीट में लिखा कोई भी परिस्थितियों में मैं आपको बोलता हूँ, 2013 में तो हमारा सपना में भी नहीं था कि नरेंद्र मोदी जी आएगा। तो जब तक देश नरेंद्र मोदी जी को नहीं देखा था तब तो राहुल गांधी को अच्छा लगता था। 2014 का बाद जब नरेंद्र मोदी का शासन देखा, जब नरेंद्र मोदी जी का गुड गवर्नेंस देखा,
हम जैसा लोग पागल हो गया कि ये क्यों 22 साल बर्बाद किया। तो ट्वीट भी सही है। 2013 में तो हमको लगता था गांधी ही गांधी, और तो कोई दिखाई नहीं देता था असम में। लेकिन जब 2014 का बाद हमने मोदी जी को देखा, तब हमने पब्लिकली बोला कि 22 साल मैंने बर्बाद किया। वो भी ट्वीट कांग्रेस लोगों को दिखाना चाहिए। तो हमारा जो सीधा टक्कर है ये आइडियोलॉजिकल टक्कर है। इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट है, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। राहुल गांधी बीच में आ जाते हैं तो राहुल के बारे में बोलना पड़ता है। इसलिए आप इतिहास की किताबों से मुगलों को बाहर कर रहे हैं और उनके साथ साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। देखिए, मुगल को मैं बाहर करने में मैं पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मुगल का जो काला कान था कि आपने पूरा देश को कन्वर्ट किया, धर्मांतर किया जबरदस्ती, खुशी से नहीं। देश का टेम्पल गिराया, देश का मंदिर गिराया, देश का लोगों को अत्याचार किया। सो अगर मैं हिस्ट्री लिखने का मौका मिलता था तो एक्चुअल मुगल क्या है वो लिखता था। हटाने से समस्या समाधान नहीं होता है। मुगल कौन है? मुगल ने क्या कभी असम को पराजित किया? क्या मुगल ने कभी मराठा लोगों का ऊपर क्या कभी भी कब्जा कर पाया? क्या मुगल ने सिख को दमन कर पाया? क्या मुगल ने राजपूत को दमन करने के लिए सफल हुआ? क्या मुगल साउथर्न इंडियन में था? तो ये मुगल देश का सुल्तान नहीं था। ये कुछ जिले का, जैसा एक केजरीवाल सिटी का मुख्यमंत्री है, ऐसा ही जगह में आप केजरीवाल को मुगल बता रहे हैं क्या? मैं मुगल नहीं बता रहा हूँ, वो भी दिल्ली का सुल्तान समझता है ना। मैं ये समझा रहा हूँ कि दिल्ली देश का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है और मुगल वही छोटा हिस्सा में राज करता था। तो इसीलिए मुगल का अत्याचार, मुगल ने देश को कैसे बर्बाद किया, देश का संस्था को कैसा बर्बाद किया, देश का संस्कृति को कैसे बर्बाद किया। सो मुगल शुड बी पोर्ट्रेट एज दे वेर, तब लोगों को आइडिया नहीं। लेकिन मुझे एक बात आप समझाइए। अभी आपने थोड़ा सा इस तरफ आते हैं सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया कि पूरा लेफ्ट ने कब्जा कर रखा होता है। अब लेफ्ट टू राइट जब शिफ्ट हो रहा है तो हम सीधे देख रहे हैं कि एक बहुत टेक्टोनिक शिफ्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ रहा है और उसमें बीजेपी के हर ताले की चाबी हेमंता बिस्वा शर्मा कैसे बन जाते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, आप खुद जानते हैं, हम लोग कार्यकर्ता है, लेकिन लोगों का जो विश्वास है, आस्था है, ये प्रधानमंत्री का ऊपर है। और प्रधानमंत्री का जो एक नॉर्थ ईस्ट को सम्मान देने का उन्होंने जो काम किया है, जैसे देखिए देश में नेहरू जी भी प्रधानमंत्री था, कभी असम का गमछा उनका गले में किसी ने देखा? इंदिरा जी भी था, मनमोहन सिंह जी असम से प्रधानमंत्री था, लेकिन क्या आपने देखा कोई ऑफिशियल फंक्शन ने उनको गमछा लेते हुए? तो हम तो पूछ सकता हूं ना कि भाई हम आपको 18 साल संसद बनाया, लेकिन आप जो दिन वोट लिया, आपने तो गमछा पहन के भी वोट ले सकता था। वी वुड हैव बीन हैप्पी। तब हमें ये मालूम नहीं था कि उसका एक मीनिंग होता था। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी वैक्सीन लेने जाता है गले में गमछा लेके, तब क्या वो व्यक्ति का ऊपर लोगों का सम्मान नहीं होगा? ये ऑर्गेनिक है, ये नेचुरल है। मुझे एक बात बताइए, जब अमृतपाल के समर्थक पकड़े जाते हैं तो वो असम भेजे जाते हैं। जब हम देखते हैं क्राइसिस आती है महाराष्ट्र में, झारखंड में, कर्नाटक में, तो हेमंता बिस्वा शर्मा आते हैं। ये क्या हो रहा है? देखिए, पहला बात ऐसा है कि अगर नॉर्थ ईस्ट को कोई देश का सुरक्षा के लिए, अगर देश का विकास के लिए अगर कोई नॉर्थ ईस्ट को सुन रहा है, मेरा पार्टी या हमारे सरकार, हमें तो खुशी होना चाहिए। हर दिन आसाम को हेडलाइन। अब हम थोड़ा वहां पर चलते हैं क्योंकि आपसे हमें सवाल पूछना है टी को लेकर। एक चाय को लेकर एक चर्चा बहुत मशहूर चल रही है। दो मुख्यमंत्रियों के बीच में बहस हुई। आइए सर, प्लीज बैठिए। और ये सवाल बनता है कि अरविंद केजरीवाल के घर आप चाय पीने कब जा रहे हैं? जब भी सिटी आ जाते हैं। लेकिन आपने तो कहा है कि वो जेल में बंद करने की धमकी दे रहे हैं, मर्द जैसी बात। देखिए, उन्होंने एक नया कल्चर बनाया, वो बड़ा कायर जैसा। दिल्ली विधानसभा में वो प्रधानमंत्री जी का खिलाफ, हमारे खिलाफ भाषण देता है। उनको मालूम है कि विधानसभा में अगर भाषण देते हो किसी का खिलाफ, इन एब्सेंसिया स्पीकर को भाषण देने अलाउ नहीं करना चाहिए। फिर भी आपने दिया, आप जानते हो आपका ऊपर डिफामेशन नहीं है। तो मैंने उनको बोला, भाई अगर आप एक्चुअली आपका अंदर में कुछ है, इफ यू थिंक दैट यू आर ए कैपेबल चीफ मिनिस्टर,
यहाँ के रिपीट कीजिए वो एलिगेशन। असेंबली में बोल रहा था कि मेरा खिलाफ कैसी केस है। मैं तो नहीं जानता हूँ मेरा खिलाफ में कोई केस है भारत में, तो आप रिपीट कीजिए, केस नंबर दीजिए। और हेमंत जी, क्या ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जिन मुद्दों को बीजेपी उठा करके बहुत हद तक लोगों के मन में बैठी है? उसमें एक बड़ा मुद्दा हिंदुत्व भी है। पहले अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की सियासत करते थे, अब में बड़ा फर्क आ गया है। और इसी से जुड़ा मेरा सवाल ये भी है कि आपके लिए हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? देखिए, पहला बात है, केजरीवाल हिंदू हो ही नहीं सकता है। जो हिंदू का बात हमें करता हूँ, हमारे लिए हिंदू एक बहुत विशाल शब्द है। जो आज देश को जो भी मिला है वो हमारा हिंदू संस्कृति से ही मिला है। लेकिन आपका, जैसे आपने सीए का समय में आपने जो विधायक लोग आपका जो काम किया, थोड़ी दिन पहले आपका ही विधायक, आपका ही मंत्री हिंदू समाज का खिलाफ जैसा सबका व्यवहार किया, आप कैसे हिंदू हो सकता है? आप चुनावी हिंदू हो सकता है। कोई चुनाव का पहले आपको गुजरात में वोट चाहिए तो आप रुपया का बात कर सकते हो, लेकिन अभी तो आप वो बात नहीं करते हो। तो मतलब आपने कह दिया कि वो सुल्तान है, मुगल है, हिंदू नहीं है। उनका सोच जो मुझको दिखाई देता है, मैं उनको एक समय मुझको लगता है जो ही इज ए गुड चैलेंजर, लेकिन उनका अभी जो मैं हरकत देख रहा हूँ ना, जो जैसे वो प्रधानमंत्री का खिलाफ सब व्यवहार करते हैं, लेकिन असेंबली का अंदर में खड़ा होके ऐसा जो उनका जो व्यवहार है, उनसे मेरा नहीं लगता है कि वो बहुत दूर का। नहीं, लेकिन देखिए सर, आप बोलें, लेकिन दिल्ली और पंजाब तो किया है ना, मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली में किया है, लेकिन दिल्ली में जो भी हुआ है बहुत दिन नहीं चलेगा। ये एक, अभी मैं म्यूनिसिपैलिटी चुनाव में गया था, दिल्ली कांग्रेस हैज लॉस्ट इट्स स्पेस, तो उसका कारण आपको दिखता है। लेकिन ये एक समय का बात है। दिल्ली तो एक म्यूनिसिपैलिटी है ना, तो आप जीता है वो म्यूनिसिपैलिटी, मैं तो ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपका हाथ में पंजाब आप जीता है, मैं मान लिया हूँ, लेकिन दैट इज नॉट अ नेशनल पॉलिटिकल। वो जो फ्रीबीज वाला मामला है वो आपके लिए तो मुश्किल है ना। आप कहते हैं विकास की बात, वो लाते हैं, उसका अलग मतलब समझिए। जो वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री देता है, कल मैं भी तो दे सकता हूँ, मेरा पास भी बजट है, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी का वो एक मैसेजिंग है देश में कि हम देश को सेवा करूँगा, देश को हम फ्री बी से देश का राजनीति नहीं करूँगा। ये क्या उनका पास ये जो डेफिनेशन है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्री देता हूँ, क्या हेमंत बिश्व शर्मा नहीं दे सकता है? हमारा पास वो बजट नहीं है क्या? गुजरात सरकार का बजट वो नहीं है क्या? तमिलनाडु सरकार का पास वो बजट नहीं है क्या? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का पास वो बजट नहीं है क्या? 700 करोड़ रुपया ही चाहिए मुझको अगर असम में देना है, 200 यूनिट बिजली, मैं तो उनसे ज़्यादा कर रहा हूँ। अगर आज आप असम आके बोलता है कि दिल्ली का लोग फ्री इलेक्ट्रिसिटी लेता है, असम का लोगों का तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही टूट जाएगा। मतलब अगर दिल्ली में आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, मतलब दिल्ली का कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है। दिल्ली का लोगों का वो परचेजिंग कैपेसिटी अभी तक नहीं बना है आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। आप तो दिल्ली का लोगों को जैसे आप डिफेम कर रहा है। अगर मैं दिल्ली में राजनीति करता था, मैं तो दिल्ली का लोगों को बोलता है, भाई इसको मत लो। आपका बारे में दुनिया जाके बोलता है मैं फ्री देता हूं, मैं फ्री देता हूं। देता भी तो चुपचाप रहो ना। मैं कभी एडवर्टाइज नहीं करता हूं हमारा अरुणोदय स्कीम को, बहुत अच्छा, ज्यादा उनसे अच्छा स्कीम है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो दिल्ली के जो सेल्फ प्राइड है उसको चोट पहुंचा रहा है देश में जाके बोल के नहीं बोलना सही। आप दे रहा है तो दीजिए, आपका पास गरीब लोग हैं, आप दीजिए, आपत्ति नहीं है। बट दिल्ली एक गरीब का प्रदेश है। अब दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक का बारे में क्यों बोलता है? एक कुर्सी में एक डॉक्टर बैठा रहता है। दिल्ली का मेडिकल कॉलेज का बारे में बोलिए, एम्स का बारे में बोलिए, दिल्ली का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का बात बोलिए। अगर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का बाद आपका जो पहचान अगर वो मोहल्ला क्लिनिक से होता है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी से होता है, विदेश में आपका कभी सम्मान होगा? देश में कभी आपका सम्मान होगा? अब दिया है तो चुपचाप रहो ना, उसका क्यों एडवर्टाइज करते हो? सर, अब इस सब के बाद थोड़ा सा मोमेंट लाइट करते हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, आप उस कैमरे में देखिएगा। ये आईपैड पे आपके लिए सवाल रखा है मैंने, ये आप इस पे देख सकते हैं, आईपैड पे है ये।
और कोशिश करिएगा कि जो तस्वीरें हैं उसी को लेकर आप जवाब दीजिएगा। ठीक है। कैमरा आपका वहां पर है। मेरा पहला सवाल जो है वो बहुत ही ट्रिकी है और मेरा पहला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। बेहतर राजनेता कौन है? आपके सामने 3 ऑप्शन हैं, राहुल गांधी, फिर असदुद्दीन ओवैसी और अरविंद केजरीवाल। इन तीनों में से बेहतर राजनेता कौन है? इससे आपको राजनेता दिखाई देता है? कोई नहीं इनमें से। राहुल गांधी का बारे में मैं क्या बोलूं, सब जानते हैं। ओवैसी तो राजनेता है ही नहीं, वो तो 1-2% जो कट्टर मुसलमान का है उनका ही नेता है। और केजरीवाल जी तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी का किंग है। उनमें राजनेता आपको किसको दिखाई देता है? मैं सोचा था एक गांधी जी का फोटो लाएगा, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी का फोटो लाएगा और फिर मुझको पूछेगा इनसे अच्छा कौन है। आप तो ये क्या पिक्चर लेके आया? अच्छा ठीक है। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल है, असली भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहां पर है, असम में या महाराष्ट्र में? देखिए, दोनों में शिव जी विराज करते हैं। अभी असली ज्योतिर्लिंग कौन है अब शिव जी ही बोल सकता है, आप मैं कैसे बोल सकता आपने हूं? बहुत ही, जितना ट्रिकी सवाल था उतना ही ट्रिकी आंसर भी दिया है। नहीं, मेरा किताब में लिखा है कि भीमाशंकर असम में ही है, और हो सकता है कि महाराष्ट्र का किताब में लिखा है वो महाराष्ट्र में ही असली है। मैं हिंदू हूँ, इसलिए दोनों मंदिर ही मेरा आराध्य है। मैं पुणे में भी जाता हूँ, गुवाहाटी में भी आता हूँ। अच्छा। तो महाराष्ट्र का लोगों को भी मैं इनवाइट करूँगा, आप भीमाशंकर पुणे में जाइए, और कभी जीवन में समय मिलता है तो भीमाशंकर असम में भी आइए। ठीक है। अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। वो एक ऐसा सवाल है जिसमें डेफिनेटली आप शायद थोड़ा सोचेंगे ज़्यादा। मेरा अगला सवाल आपके सामने ये है, और हिंदुत्व का बड़ा चेहरा कौन है, हेमंता बिस्वा शर्मा या योगी आदित्यनाथ? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी देश का सबसे बड़ा प्रदेश का मुख्यमंत्री है, हमारा पार्टी का नेता है। हम तो अभी अभी बीजेपी में आया हूँ, तो हमारा कंपेयर कैसे आप कर सकते हो? हम तो अभी बीजेपी में कितना 2014 सन में मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, ये अब मेरा तो, आपसे और हम एक असम जैसा छोटे प्रदेश में रहता हूँ, तो हमारा ये फोटो हमको आपने क्यों दिखाया? चलिए ठीक है, ये आपका बड़प्पन है। अब मेरा अगला सवाल देखिएगा, बेहतर न्याय व्यवस्था आप किसे कहेंगे, बुलडोजर को या कानून को? देखिए, बुलडोजर भी देश का कानून व्यवस्था का ही अंग है। कोई बेकानूनी घर नहीं गिरा सकता है। हमने बुलडोजर से कम हजारों लोगों का मकान गिराया हूँ जो फॉरेस्ट में है। मैंने अभी तक, मेरा जितना हिसाब है, शायद वी हैव क्लीन अप more than 20,000 hectares of land in our forest area by utilizing bulldozer. और हेमंता जी, तो कम से कम हजारों घर, 50,000 का ऊपर घर, but with clean order from the court. देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, शाहरुख खान है, सलमान खान है या आमिर खान है? मैं हिंदी फिल्म बहुत ज्यादा नहीं देखता हूँ। लेकिन सुपरस्टार कौन बड़ा है आपके हिसाब से? ये सुपरस्टार का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है? मतलब लार्जर देन लाइफ, स्टार्स का भी बड़ा स्टार। पता नहीं, ये सब लार्जर का लाइव है, मैं तो कभी सुना मुझे ही आपका नहीं। कौन पसंदीदा है ये बता दीजिए। मेरा कोई भी पसंद कोई वाला फिल्म नहीं स्टार है। तो पसंदीदा होगा आपका? नहीं, आमिर खान जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो हमारा बाहर आने से सीएम रिलीफ फंड में कुछ ना कुछ भेजता है, तो आमिर खान जी को मैं बात भी किया हूँ। सलमान खान को मेरा वाइफ उनका बहुत पिक्चर देखता है, घर में बातचीत होता है। और शाहरुख खान को अभी मैंने जान पसंद हुआ मेरा। लेकिन वो लोग का जो दुनिया है और हमारा दुनिया है, अलग अलग देखिए, दुनिया अब है। मैं यहाँ पर एक सवाल पूछूंगा। मेरे को पता लगा है कि आपने भी फिल्मों में एक्टिंग की है। हाँ, बचपन में। मैंने खुद असमीज फिल्म में एक्टिंग किया। और वो लेकिन कब, देखिए, किस दौर की बात है वो? ये जो एक दुनिया है वो अलग दुनिया है, यंग लोगों का दुनिया है, एक अलग ही दुनिया है। हमारे दुनिया उनसे मिलता जुलता लेकिन नहीं वो है। किस दौर की बात है जब आपने एक्टिंग किया? मैं मतलब ऐसा है, क्लास जब मैं 5, 6, 7 उसी समय पढ़ता था, तो ड्रामा भी करता था, फिल्म भी करता था, डिबेटिंग कंपटीशन भी करता था, तो एक दौर रहा। अच्छा, और मुझे एक बात बताइए, क्या आप, मेरा अगला जो सवाल है, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? उनको तो सब पहचानते हैं आजकल। कौन है ये? ये तो राहुल गांधी जी का कुत्ता था।
उनको तो सब पहचानता है। और क्या आपका इनसे जो आपका एक स्टोरी थी वो ज़रा बताइए हमें। इसका स्टोरी यही है ना कि कांग्रेस लोगों को उनका साथ खाना पीना करना पड़ेगा। अगर आप राहुल गांधी जी को अपना इफ राहुल यू आर इन विथ राहुल गांधी या आप राहुल गांधी का खिलाफ बोलने का आपका हिम्मत नहीं है, तो अब जब राहुल गांधी का घर में जाएगा, अभी ये जिंदा है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, मेरा दौर का बात बोल रहा हूँ 2012-13, तो उनका साथ एक ही टेबल में आपको खाना खाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी के एक ही रहेगा, एक ही टेबल ऐसे। यहाँ ये आपने रख दिया है ड्राई फ्रूट्स, आप भी एक पीस खाओ, पीडी भी एक पीस खाएगा, राहुल जी भी एक पीस खाएगा। राहुल जी खाया तो मैं नहीं देखा, लेकिन हम लोग को पीडी का इज्जत करने के लिए खाना पड़ता है। ये तुगलक लेन की बात है जहाँ ये राहुल गांधी तुगलक लेन का बात और है। अब उसी घर में उनके सामान बंद गया है। हाँ, और लेकिन मैंने जब देखा सब लोग आराम से खा रहा था, तो मैंने सोचा भाई ये क्या दुनिया है। वही मेरा पहले तो हम जाते थे, कभी टी सर्व नहीं होता था, लेकिन वो दिन तरुण गोगोई जी था, सीपी जोशी था, सारे लोग था, तो चाय सर्व हुआ। पहला दिन मेरा जीवन में चाय देखने का सौभाग्य हुआ गांधी फैमिली में। तब चाय का साथ वो पैकेज भी आ गया, तब आस्ते से मैंने हाथ उठा के रुक गया। नहीं, लेकिन अब उसी घर से राहुल गांधी का सामान पैक हो चुका है और अब वो बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, तुगलक और राहुल जी मिलता है, तुगलक और राहुल गांधी मिलते हैं। मतलब तुगलक लैंड में राहुल जी को रहना एक हिसाब से वो भी एक जस्टिस ही था। कोई जनपथ में ना रहे, तीन मूर्ति में ना रहे, तुगलक में ही रहना, वो भी तुगलक जैसा ही था ना। तो इसीलिए मैं अगर दिल्ली में होता था, मैं तो बोलता था जीवन भर आप तुगलक में ही रहिए। अच्छा, आपने ये बात बताइए, मैं अभी आपसे हाल के दिनों में एक बहुत बड़ी घटना घटी, उसने पूरे देश को बड़ा चकित कर दिया, बड़ा परेशान कर दिया। रामनवमी में बिहार और बंगाल में हिंसा हुई। ममता और नीतीश जी ने आरोप लगाया कि जहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं रहती है वहां पर वो हिंसा करवाती है। देखिए, बीजेपी हिंसा करवाता है तो आप अरेस्ट कर सकता है। अगर आप बीजेपी का ऊपर आरोप लगाए और एक भी बीजेपी का नेता को आप अरेस्ट नहीं कर पाया, तब तो ये गलत है। लेकिन यही बात आप उल्टा बोल सकता है, जहां भी बीजेपी का सरकार होता है वहीं सबसे ज्यादा माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी शांति से रहता है। आज नीतीश जी ने ये बोला, लेकिन फॉलो अप क्या है? कितना लोगों को आप अरेस्ट किया बीजेपी का? कितना लोगों को कोर्ट में माना कि प्राइमा फेसी दिस गाय इज इन्वॉल्व? लेकिन उनका नीतीश कुमार जैसा लोगों को बोलना नहीं चाहिए। दे हैव अटेन ए स्टेटस इन पब्लिक लाइफ। अभी वो केजरीवाल जैसा बात वो लोग को बोलना नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की इजाजत है, तो ईद और शबे बारात पर भी होना चाहिए। देखिए, ईद और शबे बारात तो भारत में बाद में आया ना। हमारा हनुमान जी तो 6000 साल से है। आप अनुमति देना नहीं देना कौन है? कंट्री तो 1948 में आया, 75 साल हुआ, लेकिन हनुमान जी यहाँ 6000 सारों जोग प्रताप किया। तो हनुमान जी का नारा लगाना, हनुमान जी का प्रोसेशन करना, और कोई स्पिरिचुअल जो प्रोसेशन होता है, जहीं में कोई डंडा नहीं होता है, कोई मारपीट वाला हिंसा का बात नहीं होता है, जगत का शांति का बात बोला जाता है, देश का शांति का बात बोला जाता है, उस प्रोसेशन ना निकालना मतलब आप क्या बोल रहे हैं? इसलिए आप कहते हैं कि देश में मस्जिद नहीं चाहिए, सिर्फ मंदिर चाहिए। देखिए, मेरा बात ऐसा है, जब तक देश में हिंदू रहेगा, देश सेकुलर रहेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूरा लोग सेकुलर बोलता है। बोलना चाहिए, इसलिए हमारा भारत का संविधान का प्रियम्बल में हमें सेकुलर लिखा। लेकिन वो संविधान सभा में अगर 90% मुस्लिम होता था, 10% हिंदू होता था, क्या आप वो सब लिख सकता था? भारत सेकुलर है, इसका सबसे बड़ा गारंटी है कि भारत हिंदू प्रधान देश बन के रहे। इसलिए हिंदू सर्वधर्म समाभाव, हिंदू विश्वास करता है एज ए आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ। हिंदू इज ए इंक्लूसिव एज ए आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ। वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू एज ए आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ ये मानते हैं। दोनों प्रदेश हुआ, दोनों देश हुआ, भारत का डिखंडित हुआ, पाकिस्तान हुआ। पाकिस्तान में 90% मुस्लिम रहा, संविधान सभा में 10% हिंदू रहा, वो इस्लामिक रिपब्लिक बन गया।
यहाँ में 90% हिंदू रहा, 10% मुसलमान रहा और हमारा देश सेकुलर बना। अगर देश को किसी ने सेकुलर बनाया वो हमारा हिंदू ने बनाया, तो सेकुलरिज्म के लिए अगर कोई क्रेडिट ले सकता है ये हमारा 6000 साल का सिविलाइजेशन क्रेडिट ले सकता है। ओवैसी क्या है? थोड़ा सा ओवैसी क्या, अगर ओवैसी को आप पूछिए, गारंटी लीजिए, अगर ओवैसी का जो भी लोग है अगर देश में वो 70% हो जाएगा, 60% हो जाएगा, क्या वो डिमांड नहीं करेगा शरीयत का कानून आना चाहिए देश में? आप मुझको बताइए कौन सा देश में मुसलमान मेजोरिटी है बट वो देश सेकुलर है? बिकॉज उनका जो सोच है वो इंक्लूसिव नहीं है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, बट उनका जो पूरा शिक्षा है कि पूरा हर जगह में एक ही भगवान है। लेकिन हिंदू मानता है अल्लाह भी है, जीसस भी है, हनुमान जी भी है, शिव जी भी है, विष्णु जी भी है। हम मानता हूँ कि भगवान का एक रूप नहीं है, भगवान अनेक रूप में रखता है। ऋग्वेद में बोला कि आपका रास्ता अलग अलग है, भगवान एक है, तो हर रास्ता को डाइवर्सिटी ऑफ रोड्स लीडिंग टू द अल्टीमेट इज रिकॉग्नाइज्ड इन हिंदू फिलॉसफी। जब तक ये भारत में हिंदू रहेगा तब तक भारत सेकुलर रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का 80% जज मुसलमान होगा, असम का 80% एमएलए मुसलमान होगा, दिल्ली में 80% एमएलए मुसलमान होगा, संसद का 80% मुसलमान होगा, क्या वो संसद नमाज से शुरू नहीं होगा? तो आप जो कह रहे हैं हेमंत जी वो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब मुसलमानों की ग्रोथ सीमित कर दी जाए देश में? मैंने तो यही बोला हूं कि भारत जब तक हिंदू रहेगा, इसलिए हिंदू इज ए इंक्लूसिव वर्ड। हिंदू अल्लाह को रिकॉग्नाइज करता है, हिंदू जेसस को रिकॉग्नाइज करता है। आज प्रधानमंत्री जी इस्तर में जाते हैं और हमें भी ईद का दिन हमारा बंद होता है, हम मुसलमान लोग को ग्रीट करता हूं। तो आज हमें आप प्रूफ करके बताइए, हेमंत जी आपका बात गलत है। ईरान 80% मुसलमान है, फिर भी ईरान इज ए सेकुलर नेशन। इराक 80% मुसलमान है, इराक फिर भी सेकुलर नेशन। अब बताइए, मैं तो प्रूफ में मैं तो डॉक्यूमेंट से जा रहा हूं, मैं जो स्टेटिस्टिक्स है, अगर कोई मुझे गलत प्रूफ कर सकता है आई विल बी हैप्पी। तो भारत हिंदू रहे तब भारत में हिंदू मुसलमान ईसाई सब खुश रहेगा, हिंदू सिविलाइजेशन रहे। लेकिन अगर भारत का लोग मानते हैं कि नहीं नहीं हमें मुसलमान बनना है, बन सकता है, इट इज ए फ्रीडम। मैं तो आपको रुकवा नहीं सकता हूँ। मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ कि भारत को मैं हिंदू प्रधान देश ही करके रखूंगा? ये तो लोगों का अपना अपना फेड है। अगर काल होलसेल लोग डिसाइड करता है कश्मीर में, जैसे किया था कि हम कश्मीरी ब्राह्मण है लेकिन काल से हम मुसलमान बनूंगा, ये अपना साइज है। मैं जाके थोड़े बोल सकता हूँ कि आप मत बनिए। लेकिन हमारे जो आज देश का, विदेश का, विश्व का जो परिवेश है, ये परिवेश में मैं गर्व का साथ बोल सकता हूँ कि भारत एक सेकुलर देश है। इसलिए भारत हिंदू सिविलाइजेशन से पैदा हुआ एक देश है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके जो विरोधी हैं वो एक आपके ऊपर आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा हिंदूवादी नेता नहीं है, मुस्लिम विरोधी नेता है। देखिए, हमें किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। मुस्लिम इज ए फैक्चुअल रियलिटी ऑफ दिस कंट्री, हमेशा है। जब से एक प्रकरण स्टार्ट हुआ, दिल्ली को मुस्लिम किंग सुल्तान ने कब्जा किया, तब से देश में मुसलमान संस्कृति या रिलीजियस लोग बढ़ा है। हमें वही करना है कि भाई आपका जो सिविलाइजेशनल पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो आपको ज्ञान का बारे में बोलता है, शिक्षा का बारे में बोलता है। हमारा लक्ष्य यही है कि मुसलमान भी भारतीय बने, मुसलमान भी हमारा सभ्यता संस्कृति का ऊपर श्रद्धा बढ़ाए। हमारा यहाँ में जो नाम है, एक मुसलमान अगर नाम भारतीय लेता है तो क्या उससे उनका रिलीजियस प्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होता है क्या? अब तो नाम तो आपका भारतीय हो सकता है, लेकिन हर एक जो एक्सट्रीमिज्म बढ़ा है उसका खिलाफ हम लोग बात करता हूं कि कट्टरता का खिलाफ बोलना चाहिए। नहीं तो पीपल विल थिंक दैट वी आर वेरी वीक, वी कैन नॉट विथस्टैंड दैट। आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र ही सेकुलर है,
मैं बोल रहा हूँ हिंदू सभ्यता ही सेकुलर है, हम ही सेकुलर है, हमसे ऊपर कोई सेकुलर नहीं है। लेफ्ट वाला लोग सेकुलर नहीं है, वो लोग हिंदू विरोधी है। इस सेकुलरिज्म की परिभाषा में क्या जो मुस्लिम है उनकी मीट की दुकान बंद कर देना सही होगा? देखिए मेरा बात है, मुसलमान मीट का दुकान खोले क्यों हिंदू इलाका में? आपका इलाका में आप दुकान खोले। अगर आप वो मीट का दुकान खोलना चाहते हैं जिससे मेरा रिलीजियस प्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज होता है, क्या ये आपका धर्म नहीं बनता है? आप थोड़ा दूर में खोले हो तो फंडामेंटल राइट्स कम्स अलोंग विद ड्यूटीज। हमें राइट का फकर है, ड्यूटीज का फकर नहीं है। तो क्या अगर आपका सामने एक हिंदू टेम्पल है, क्या ये इज इट नॉट नेसेसरी कि आप अगर कोई ऐसा मीट का दुकान खोलना चाहते हैं जो हिंदू लोगों को मंदिर आने जाने में वो देखने से दुख होता है, वो दुकान आप थोड़ा दूर ले जाओ ना। अच्छा, तो खाली एक अगर आप चाहे कि ये कंट्री सेकुलर है इसलिए हिंदू को सब सहना पड़ेगा, वो नहीं है। ये कंट्री सेकुलर है, ये सेकुलर रखने के लिए मुसलमान का भी जिम्मेदारी है, हिंदू का भी जिम्मेदारी है, क्रिश्चियन ईसाई का भी जिम्मेदारी है। अगर तीनों धर्म ये जिम्मेदारी निभाता है, क्या कोई हिंदू को आपने देखा जो मस्जिद का सामने जाके पोर्क का दुकान खोला है आज तक? आप अभी कर्नाटक में गए, आपने कहा कि हमें मस्जिद नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। हमें बोला कि हमें राम जन्मभूमि में मस्जिद नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। वो कहाँ गलत बोला मैंने? नहीं, लेकिन हमने तो ये नहीं बोला कि भारत में मस्जिद नहीं चाहिए। लेकिन एक मिनट, क्या आपने ये नहीं कहा था कि मदरसे जो हैं वो अलकायदा की फैक्ट्री है? मदरसा तो बंद होना चाहिए भाई देश में मुसलमान लोगों के लिए। यहाँ पर आपका कैमरा लगा है हेमंता जी। हाँ, ये आपके पास नो है और ये यस है। आप देखिए पॉलिटिशियन को नो यस में बोलना नहीं चाहिए। ये भी हाँ, ये भी रखिए तब मैं बता लीजिए। हाँ। तो आप ये कैमरा की तरफ बताइएगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा रैपिड फायर, और आप यस नो और आप चाहें तो उसके बाद में एक्सप्लेनेशन भी दे दीजिएगा। मेरा पहला सवाल जो है आपसे रैपिड फायर में वो ये है, थोड़ा ट्रिकी है। पूरे देश में एनआरसी लागू होना चाहिए, यस या नो? मैं असम का बारे में बोलता हूँ, मैं देश के लिए नहीं बोलता हूँ। असम का बारे में यस। ओके। देश के संसाधनों में मुसलमानों का बराबरी का अधिकार है, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। प्रोपोर्शनेट टू व्हाट? प्रोपोर्शनेट टू पॉपुलेशन, प्रोपोर्शनेट टू द जियोग्राफिकल एरिया। जहाँ वो है वो होना चाहिए। बराबर सब तो गलत है, जस्टिफाइबल होना चाहिए, उसमें क्या आपत्ति है? हिंदू धर्म ग्रंथों की नए सिरे से समीक्षा होनी चाहिए। ये तो हम पॉलिटिशियन वाला लोग क्यों बोले? इसके यही मैं बोलता हूँ। हाँ। वैसे अभी तक जो 3 जवाब आपने दिए उसमें बहुत क्लैरिटी से दिया, मैं आई मस्ट अप्रिशिएट दिस। अगला सवाल है, प्रियंका गांधी राहुल गांधी से ज्यादा परिपक्व नेता हैं? वो तो सब है। आपका क्वेश्चन क्या है? प्रियंका गांधी क्या राहुल गांधी से ज्यादा परिपक्व नेता हैं, यस और नो? और इसमें मैं वो लोग का घर का अंदर नहीं गया हूँ, सर न्यूट्रल। ओके। कौन परिपक्व है नहीं, मेरा तो किसी को भी नहीं लगता। और जब आप गए थे तो वो खाने की वजह से आप मुझको तो नहीं लगता है कि किसी में वो मैच्योरिटी है। हेमंता बिस्वा शर्मा केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं, यस और नो? और वेरी क्लियर, कभी नहीं आएंगे इन निकट भविष्य में। मुझको तो असम को, मेरा लाइफ लॉन्ग ये एम्बिशन था असम को देश का एक बड़ा स्टेट बनाना। आज आप जैसा व्यक्ति मुझको इंटरव्यू लेना यहाँ आया तो ये मेरा सौभाग्य है और प्राप्ति है। तो ये सिस्टम में 10 साल चले। निकट भविष्य 2024 मान लेंगे हम? नहीं, अभी तो असम में ही रहना है, असम को बड़ा प्रदेश बनाना है। शाहरुख खान इस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं? मैं जानता भी नहीं हूँ। ओके। अगला सवाल, ये लास्ट सवाल है, और हेमंता बिस्वा शर्मा अरविंद केजरीवाल के घर चाय पीने जाएंगे? यस, प्रोवाइडेड आई हैव ए इनविटेशन। क्या बात, वाह, बहुत शानदार जवाब आपने दिए, बहुत शानदार जवाब आपने दिए। अब मेरा एक सवाल आपसे है, जो मेरा केजरीवाल जी से एक सवाल पूछना है और ये आप एडिट मत कीजिए। बिल्कुल। केजरीवाल जी आके असम में बोला मैंने 12 लाख नौकरी दिया। फिर मैं दिल्ली गवर्नमेंट का अधिकारी को फोन किया, दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला साहब हमारा सैंक्शन स्टाफ ही 1.5 लाख है। 1.5 लाख आपका जब सैंक्शन स्टाफ है, आप 12 लाख को नौकरी दिया, क्यों बोला? और आप जो जगह में भाषण दिया उसका ऊपर ही माँ का मैक्सा था।
तो उसको मुझको पूछना है, आप माँ कामाख्या का नीचे खड़ा हो के इतना बड़ा झूठ कैसे बोला? अभी आपका परिवार को आप भेजिए माँ कामाख्या में, पूजा अर्चना कीजिए, नहीं तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, माँ थोड़ा एंग्री भी हो सकता है कि मेरा घर में आके तुम झूठ बोल के गया। तो वही एडवाइस देने के लिए मुझको जाना है केजरीवाल जी का घर में, उसके लिए मैं चिंता भी करता लेकिन माँ एंग्री होंगी तो क्या एक्शन हेमंता बिस्वा शर्मा नहीं, माँ एंग्री होने से, हम तो माँ को मानता हूँ ना, माँ एंग्री होने से दिस गोज फॉर सेंचुरीज, पूरा आपका नहीं, जो पॉलिटिक्स में नहीं है उनका ऊपर भी पड़ जाएगा। ये तो गारंटी नहीं है कि आपका बेटा पॉलिटिक्स में होगा, आपका पोता पॉलिटिक्स में होता है। कभी भी माँ का मंदिर का नीचे बैठ के झूठ नहीं बोलना चाहिए। इफ यू हैव स्पोकन झूठ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, आपने बहुत समय निकाला और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, और उससे हम यही उम्मीद करते हैं कि देखिए आप यहाँ पर हैं, अब काम से तो लगता है कि आप आगे भी जा सकते हैं, बट एनीवे केंद्र में भी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ठीक है, तो आसाम का सीएम इज ए मच बिगर पोस्ट बाय एनी मीन्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। शराब घोटाले में केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ करेगी। सीबीआई ने 16 अप्रैल को केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए केजरीवाल को बुलाया गया है। केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस दिया है। नई शराब नीति पर केजरीवाल से पूछताछ करेगी सीबीआई। और इस बीच संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, अत्याचार का अंत जरूर होगा। अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई के द्वारा समन दिए जाने के मामले में शाम 6 बजे प्रेस वार्ता करूंगा। यानी सीधे सीधे इस समन को लेकर अब आम आदमी पार्टी प्रेस वार्ता लगभग 20 मिनट बाद करेगी। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की है कि शराब घोटाले में केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ करेगी। सीबीआई ने 16 अप्रैल को केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है और नई शराब नीति पर केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी। देखिए, आपको याद होगा आबकारी मामले में ही सिसोदिया को किस तरह से जेल जाना पड़ा था। और अब एक खबर बहुत अहम है, सियासी हलकों में बहुत जबरदस्त इस पर प्रतिक्रिया आएगी। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, जितेंद्र और विवेक। जितेंद्र, सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये कि शराब घोटाले में केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ करेगी, और डिटेल्स क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जो अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, अब आबकारी घोटाले में उनसे भी पूछताछ होगी। 16 अप्रैल को उन्हें सीबीआई हेडक्वार्टर में पेश होना पड़ेगा। सुबह 11 बजे का उनको वक्त दिया गया है और उसके बाद उनसे एक बार फिर जो सवाल एक्साइज घोटाले को लेकर है वो उनसे पूछे जाएंगे। दरअसल इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की जो भूमिका है वो उस वक्त सामने आई जब मनीष सिसोदिया के जो सचिव हैं, जो सचिव रहे हैं सी अरविंद, उन्होंने अपने बयानों में कहा कि दरअसल जिस वक्त इस पूरी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था उस वक्त एक बार मनीष सिसोदिया ने फोन करके सी अरविंद, जो कि उनके सचिव थे, उन्हें बकायदा अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाया था। उस वक्त वहां पर जो हमारे साथ सत्येंद्र जैन है वो भी बीजेपी से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आपको रोक रही हूँ। रमेश विदोड़ी जी, समन भेजा गया है केजरीवाल को पूछताछ के लिए, आपका पहला रिएक्शन इस पर? देखो, केजरीवाल साहब की सीधी इन्वॉल्वमेंट थी इस करप्शन के अंदर, सीधी डायरेक्ट। फोन भले क्रैक कर दिए इन लोगों ने, लेकिन गूगल पर, फोन पर सब चैट सब सारी की सारी है। और 9 महीने तक सत्येंद्र जैन को ना हटाना, वो स्पष्ट था कि सत्येंद्र जैन को अगर मंत्री पद से हटा दिया तो कहीं नाम ना ले दे। नंबर 1, विधानसभा में केजरीवाल साहब इनकम टैक्स एडिशनल कमिश्नर रहे। विधानसभा में जो बदतमीजी की भाषा का उपयोग विधानसभा के सदन का करके प्रधानमंत्री जी के बारे में डिग्री को लेकर अनपढ़ जो अभद्र भाषा बोल रहे थे, वो इसीलिए कि इनको मालूम है जब गिरफ्तार होंगे तो ये कहेंगे देखो केजरीवाल मोदी साहब को चैलेंज कर रहे थे इसलिए गिरफ्तार कर लिया। तो ये भ्रष्टाचार के तगमे से बचना चाहते हैं। लेकिन रमेश विदुड़ी जी, संजय सिंह ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि अत्याचार का अंत जरूर होगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। हरीश खुराना भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। हरीश खुराना जी, अत्याचार का अंत
चलिए, लग रहा है शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हरीश जी मेरे साथ लाइन पर है, तो प्लीज मुझे बताइए, उसके बाद मैं उनसे सवाल जवाब करती हूँ। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर, शराब घोटाले में केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ करेगी। सीबीआई ने 16 अप्रैल को केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। रमेश जी, अगर आप तक आवाज आ रही है मेरी, तो मुझे ये बताइए कि अभी ट्वीट करके संजय सिंह ने यह भी कह दिया है कि 6 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उस बात का जिक्र करने से पहले उन्होंने जो लाइन लिखी है वो आप लोगों के लिए जवाब के तौर पर कही जा रही है। अत्याचार का अंत जरूर होगा। ये कहा जा रहा है कि केंद्र तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उनका दुरुपयोग करते हुए इस तरह की इन्वेस्टिगेशन को जानबूझकर बढ़ा रही है। आजकल परमात्मा के पास भी इंटरनेट फैसिलिटीज है, अगले जन्म में वो सजा नहीं देते हैं। ये अत्याचार का जन्म ही है कि लोगों की भावनाओं से खेलकर भ्रष्टाचार खत्म करने वाले लोगों ने और सत्ता प्राप्त कर ली और खालिस्तान समर्थक लोगों के साथ देश विरोधी ताकतों से मिल गए। इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा? संजय सिंह जी जब जाने वाले हैं, एक डील संजय सिंह जी ने भी कराई है 100 करोड़ की। संजय सिंह भी, इनके पास भी नोटिस आने वाला है। सबने इन्होंने अपनी वो बांटी है, अपनी रेवड़ी आपस में कि तुम चोर तो मैं भी चोर। संजय सिंह को भी कह दिया तुम ये ग्राहक ले आओ। संजय सिंह जी की ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट है। संजय सिंह क्या टिप्स करेगा? संजय सिंह जी अपनी जान बचा रहे हैं, वो उनको मालूम है। वो भी प्रधानमंत्री और ईडी के बारे में, सीबीआई के बारे में बदतमीजी कर रहे हैं। देखो ऐसा है, देश ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए तो मोदी जी को लेकर आए थे। लेकिन रमेश जी, आम आदमी पार्टी के नेता तो ये कहते हैं कि जब बीजेपी उन्हें खरीद नहीं पाती है, तब इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों को एक्टिव कर देती है। मैं आपके पास लौटूंगी, फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र और विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, इस वक्त दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि केजरीवाल को समन क्यों किया गया है। देखिए, बात की जाए तो 16 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया है। संजय सिंह ने कहा कि अत्याचार का अंत होगा और तकरीबन 6 बजे के आसपास वो इसी कमरे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और यहाँ से वो मीडिया से मुखातिब होंगे और अपनी बात रखेंगे। तो सामने जो आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के ऑफिस के अंदर मौजूद है और इसी कमरे के अंदर 6 बजे यहाँ पे संजय सिंह पहुंचेंगे और बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से सम्मन आया और अब आगे का इनका रुख क्या होने वाला है, यानी कि आम आदमी पार्टी का आने वाले समय में क्या रुख रहने वाला है। इसकी पूरी तैयारियां जो है वो की जाएंगी और संजय सिंह बताएंगे कि आखिरकार किस तरह आगे जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अगर पूछताछ में शामिल होने जाते हैं तो किस तरह की नीति रहने वाली है। तो यानी कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने सम्मन कर पूछताछ के लिए बुलाया, तो आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति इस सम्मन का ग्राउंड क्या है? जी बिल्कुल, देखिए, जो सी अरविंद थे, जो मनीष सिसोदिया के सचिव रहे हैं, उन्होंने अपने बयानों के दौरान, उनका दरअसल 164 के तहत सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज किया था अदालत के सामने इस पूरे घोटाले को लेकर। और उस अपने बयान में सी अरविंद ने इस बात को कबूल किया था कि उन्हें मनीष सिसोदिया ने एक बार फोन करके अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुलाया था। वहां पर उस वक्त सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे और उन्हें निर्देश दिए गए थे कि जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो 6% से कर 12% किया जाए। इसके अलावा जो होलसेल का पूरा बिजनेस है वो रिटेल यानी कि जो प्राइवेट, जो निजी हाथों में दे दिया जाए। तो ये जो पूरा फैसला था, जो पूरा पॉलिसी के अंदर बदलाव था, ये अरविंद केजरीवाल के सामने ही किया गया था और अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में किया गया था। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना जांच एजेंसियों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। जी, इसमें एक बात और कही जा रही है कि इस पूरे मामले में करोड़ों रुपए केजरीवाल के कहने पर दिए गए, उनके आदेश पर दिए गए, जिसे गोवा चुनाव में खर्च किया गया। ये मामला क्या है जितेंद्र, अगर आप बता पाए? जी बिल्कुल, देखिए, इसी केस के अंदर एक और आरोपी है इंडो स्प्रिट के डायरेक्टर, जिनका नाम है समीर महिंद्रू। इनकी भी इस केस के अंदर गिरफ्तारी हुई थी। उन्होंने पूछताछ के दौरान जांच एजेंसी को यह बात बताई थी कि दरअसल एक बार विजय नायर जो है, जो कि मीडिया मैनेजमेंट के हेड रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने अपने फोन से फेस कॉल के जरिए अरविंद केजरीवाल से मेरी बात कराई थी और जो पैसों का लेन देन हो रहा था इस पॉलिसी को लेकर, उसमें अरविंद केजरीवाल ने मुझे भरोसा दिया था कि आप विजय नायर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो ये बयान खुद समीर महिंद्रू ने जांच एजेंसियों के सामने दिए थे। तो इन बयानों की भी पुष्टि करना अरविंद केजरीवाल से बेहद जरूरी हो जाता है। उधर सी अरविंद, जो कि बाकायदा दानिश अधिकारी रहे हैं सरकार के अंदर, मनीष सिसोदिया के सचिव रहे हैं, जब उन्होंने इस तरीके का बयान दिया, उन्होंने लिखित ये बयान अपनी तरफ से दिया, कोर्ट के सामने दिया, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करा इस पूरी आबकारी घोटाले के अंदर और बताया कि जो पूरा पॉलिसी के अंदर बदलाव हुआ, अरविंद केजरीवाल के घर पर एक बैठक के अंदर किया गया था, मार्जिन वहीं पर सेट किया गया था कि 6% से 12% होना चाहिए, होलसेल का काम रिटेल। हरीश खुराना कुछ कह रहा है, ये सुनिए। दूर करें और
अगर सीबीआई ने आपको बुलाया है तो जो जवाब उन्होंने आपसे मांगे हैं उसको जवाब आपको देने पड़ेंगे। इधर उधर की बात मत करो, ये बताओ आपके घर में डीलिंग हुई है, आपकी नॉलेज में डीलिंग हुई है, तो इसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। मांग रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जितेंद्र एक बार फिर से आपका रुख ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के नाम होने का भी खुलासा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन साथ ही इंफॉर्मेशन ये कि उस चार्जशीट में नाम होने के साथ साथ वो आरोपी नहीं है।